हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सॉरी यार, सॉरी मेरी वीडियो बहुत लेट आई है। मेरा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम था 10 या 12 दिन से, तो मैं उसमें लगा हुआ था। बट अब ये वीडियो लगातार आती रहेगी। आई नो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कोर्स खत्म करवा दूं हिस्ट्री का। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, मेजरली जो आएंगे ही आएंगे, जो उसका सबसे ज्यादा अनुमान है कि ये आ सकती है, मैं अब वो भी आपको करवा दूंगा। बस बने रहिए वीडियो में और यार लाइक करो, सपोर्ट करो यार मेरे को प्लीज। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एक बहुत बड़ा एम्पायर था। मैंने आपको बताया कि मगध एम्पायर के बाद अगर जो एम्पायर आया था चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य एम्पायर के बाद जो एम्पायर आया है वो गुप्ता एम्पायर है। ये बहुत बड़ा एम्पायर था। इससे पहले जब मैंने आपको बताया था मौर्य पीरियड में कि जैसे ही मौर्य पीरियड में जो लास्ट रूलर बृहद्रथ था उसको उसका ही कमांडर चीफ पुष्यमति शुंग मार देता है, तो वो अपनी शुंग डायनेसिटी स्थापित कर लेता है। उसके साथ बहुत डायनेसिटी आई, शुंग डायनेसिटी आई, कैनवा डायनेसिटी आई, सातवाहन डायनेसिटी आई। ये मैंने आपको करवाया नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको कराऊं तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली इस पर वर्क करूंगा और डेफिनेटली इसके लिए वीडियो लेके आऊंगा। मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें फौरन अभी इसके मैंने आपको बताया जब बहुत बड़ा एम्पायर टूटता है, तो जब एम्पायर बहुत बड़ा टूटेगा तो क्या होगा, फॉरेन अटैक होंगे। तो इससे पहले गुप्ता एम्पायर से पहले बहुत सारे फॉरेन अटैक हुए थे, तो ये भी मैंने भी आपको नहीं बताया। अगर आप चाहते हो इससे पहले का इतिहास जानना तो कमेंट करो, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। तो आज हम पढ़ने वाले गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का जो टैग है, टाइमलाइन है, वो 319 से 540 एडी तक है। जो इसके फाउंडर है वो है श्रीगुप्त। बट श्रीगुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि श्रीगुप्त एक इंडिपेंडेंट किंग नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट किंग नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके जो रियल फाउंडर है वो है चंद्रगुप्त वन। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त वन है। इनका जो टाइमलाइन है वो 319 से लेकर 334 एडी तक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा आप मत सोचना यार, जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था ना तो मेरा जो दिमाग था वो अस्थिर रहता था। तो मैं सोचता था कि या तो मैं इधर से भी कर लेता हूँ, 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 तो क्या होगा, मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। बट आई वाज रॉन्ग, मैं बहुत रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भटकाव में था। अब मैंने गलतियां करी है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये गलती करो। दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूं कि मोर देन सफिशिएंट है जितना मैं करा रहा हूं। मेरे पे ट्रस्ट रखिए, अपने टीचर पे ट्रस्ट रखिए, जहां से आप कर रहे हो वहां से ट्रस्ट रखिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आपको पीएचडी नहीं करनी है हिस्ट्री में, ना आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे, ना आपको हिस्ट्री पे ग्रंथ लिखने। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जो मैंने गलती करी है वो आप गलती मत करो। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट इसका रियल फाउंडर बोला जाता है। इसका टाइटल था महाराजा धीराज। आप देख सकते हो टाइटल से महाराजा धीराज। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताओ महाराजा धीराज का जो टाइटल था वो किसने लिया था? चंद्रगुप्त वन ने। अब अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर आप इनको याद कैसे रखे। देखो यार, याद रखने का देखो मैंने आपको बताया कि अगर आप हिस्ट्री को रटोगे तो आप इतिहास बन जाओगे। तो इतिहास को पहली बात तो रटना नहीं है, इतिहास को टैकल करना है यार। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ हर एक वीडियो में, मैं आज भी दूंगा कि सपोज आपके गली में लड़ाई हो रही है, बहुत मुक्के मुक्के चल गए बढ़िया से, ठीक है। आपने वो लड़ाई देखी या आपने उस लड़ाई के बारे में इंसिडेंट सुन लिया, आपके पापा ने बताया कि भाई इस मुद्दे पे लड़ाई हुई थी। आपके पापा ने ये नहीं बताया कि लड़ाई कैसे हुई थी, आपके पापा ने बस ये बताया कि इस मुद्दे पे लड़ाई हुई थी। तो आपको दिमाग में एक फिट आएगा कि आप 10 साल बाद भी आपसे पूछूंगा ना कि भाई आपकी गली में लड़ाई हुई थी, तो आप बता दो कि हाँ ये मुद्दा था इसलिए लड़ाई हुई थी। क्यों? क्योंकि आपको किसी चीज का कारण पता है। जब आप किसी चीज का कारण पता कर लेते हो तो डेफिनेटली आप इतिहास को जान लेते हो। तो चंद्रगुप्त वन को आपको दिमाग में बिठाना है कि भाई चंद्रगुप्त वन एक ऐसा रूलर था जिसने टाइटल लिया था महाराजा धीराज। आपको रटना नहीं है कि चंद्रगुप्त वन का टाइटल महाराजा धीराज था, चंद्रगुप्त का टाइटल महाराजा धीराज था, ऐसे आपको रटना नहीं है। आपको चंद्रगुप्त वन के दिमाग में अपनी इमेज बनानी है और पता लगाना है कि भाई चंद्रगुप्त वन था, इसने टाइटल क्या लिया था, महाराजा धीराज। तो आपको इसके बारे में याद हो जाएगा। अगर इतिहास का एक सिंपल सा ही रूल है कि अगर आप किसी राजा को पढ़ रहे हो तो किसी राजा के बारे में जानो, राजा को मत पढ़ो, राजा के बारे में जानो कि राजा ने क्या कांड करे, राजा कैसा था, राजा का नेचर कैसा था। आपको उसके बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा और डेफिनेटली आप एमसीक्यू से हिंट भी लगा लोगे अगर आपको ही बाहर से घूम के क्वेश्चन आता है तो जो चंद्रगुप्त वन था इसका टाइटल था महाराजा धीराज, ठीक है। इसने एक अपना खुद का कैलेंडर गुप्त एरा इसने लागू किया था 319 से लेकर 320 एडी में। ये आपको मस्ट लर्न रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्सो फेमस फॉर मैट्रिमोनियल अलायंस। देखो मैंने आपको हमेशा एक चीज बता रखी है कि यार असली रूलर या बड़ा रूलर वही हुआ है जिसके मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत अच्छे थे। चाहे आप अकबर को ले लो, चाहे आप इसको ले लो। इससे पहले मैंने आपको रूलर पढ़ाया था जिसने 3 शादियां कर रखी थी। कमेंट में बताना किसने 3 शादियां करी थी। मैं भी जानूं कि आप कितना पढ़ रहे हो मेरी वीडियो से, कितना नहीं, तो कमेंट में बताना। तो उसका भी आपने देखा कि मैट्रिमोनियल अलायंस कितना ज्यादा भयंकर रहा है।
पूरा भोकाल इसने मचा के रखा रखा था और बहुत एक से एक क्या करे उसने युद्ध जीते। उस रूलर का नाम मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप अटेंटिव हो, गवर्नमेंट जॉब के आपको कसम है, मेरे को कमेंट में नाम जरूर देना उस रूलर का। तो गुप्त एरा 319 से लेकर 320 एडी। ये मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए फेमस था। लिच्छावी की प्रिंसेस से इसने शादी करी थी जिसका नाम है कुमार देवी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त वन के बारे में खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं, गुप्ता एम्पायर की। जो हमारा नेक्स्ट रूलर होने वाला है वो है समुद्रगुप्त। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी के बारे में, किसी राजा को पढ़ना है तो पहले राजा के बारे में जानो, राजा का नेचर जानो। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये सब पढ़ने से पहले समुद्रगुप्त को जानते हैं। मैं आपको इतिहास बहुत ईजी बनाने आया हूँ यार, कि इतिहास में इतना इजी बना दूंगा कि हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को याद आ जाएगा कि भाई मैंने क्या बताया था। और अगर आप इतना ही रट के भी नहीं जा रहे और अगर आपने सिर्फ राजा को पढ़ा है तो मेरी गारंटी है आप एमसीक्यू में मार्क ले आओगे या टिक कर लोगे। समुद्रगुप्त का सबसे पहले जो पढ़ना है 335 से लेके 380 तक एडी आफ्टर डेथ, ये आपको पता ही होगा। इसका जो टाइमलाइन है, तो समुद्रगुप्त का जो टाइटल है वो कवि राजा है। सब हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त गुप्त एम्पायर का सबसे बड़ा शासक रहा है, सबसे बड़ा शासक। इसका नाम आज भी, इसकी नाम, ख्याति, फेम इसका आज भी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रूलर रहा है। अब आप कहोगे ग्रेट अशोका और अकबर के जितना भी नहीं, नॉट काइंड ऑफ, बट हाँ उनसे कम भी नहीं रहा। तो बहुत बड़ा रूलर रहा है। मैंने हमेशा आपको बताया है या हमेशा मैंने बात करी है कि एक रूलर जो इतना बड़ा बना है वो दो रीजन से बना है। क्या? कि एक तो उसका मिलिट्री एक्सपीडिशन, मतलब मिलिट्री की जो उसकी पावर है, लड़ाई झगड़ा उसको जो करना है, बैटल्स करनी है, उसका मिलिट्री एक्सपीडिशन मतलब मिलिट्री अभियान उसका बहुत टॉप पे होना चाहिए। दूसरा, उसके मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत टॉप पे होने चाहिए। मैट्रिमोनियल अलायंस से बेसिकली होता क्या है कि वो रानी, वहां के देश की रानी जहां पर वो जीतना चाहता है, वो युद्ध से तो नहीं जीत सकता, बट क्या होता है संधि बन के वो क्या कर सकता है, जीत सकता है उस एरिया को, क्योंकि उस एरिया में उसकी खास बातचीत फिर हो जाएगी। वहां पर उससे मैट्रिमोनियल अलायंस से क्या होगा, फ्रेंडली एमिकेबल रिलेशनशिप हो जाएंगे। एक रीजन ये है। दूसरा मैंने आपको बता दिया मिलिट्री एक्सपीडिशन मतलब युद्ध अभियान। जो रूलर जिसने युद्ध अभियान और मैट्रिमोनियल को बैलेंस करा है वो ही द ग्रेट बना है, यानी कि द अकबर और द ग्रेट अशोका। ठीक है, इतना समझ आया। अकबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे कि क्या था अकबर, क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट बने रहिए अभी यहाँ पर समुद्रगुप्त पे। तो समुद्रगुप्त ने मिलिट्री एक्सपीडिशन बहुत अच्छे से करी था। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, मिलिट्री एक्सपीडिशन। देखो, अगर आपको किसी को पूरे अखंड भारत को जीतना है तो सबसे पहले समुद्रगुप्त ने अपने आसपास के एरिया को खत्म करना शुरू करा। क्योंकि अगर उसको बाहर जाना है, अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने एरिया से बाहर जाके युद्ध कर रहे हो तो क्या होगा, आपके आसपास के एरिया वाले सबसे पहले आपको लूट लेंगे। तो आपको जो शक्तिशाली बनना है वो अपने एरिया में बनना है। देखो जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी साउथ की, वो डॉन चंदू जिसमें होता है। तो जो डॉन चंदू होता है वो क्या करता है, पहले अपने एरिया में अपनी धाक बनाता है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी बता रहा हूँ। जो डॉन होता है, जो डॉन चंदू है, वो अपने एक एरिया में अपनी धाक बनाता है। जब अपने उसके एरिया में धाक बन जाती है, उसको पुलिस वुलिस जानती है कि हाँ भाई ये तो डॉन चंदू है। ठीक है, फिर क्या करता है, वो स्टेट में मर्डर मारता है, स्टेट में चोरी करता है, ये सब चीज स्टेट में वो अपना नाम बनाता है। ठीक है, जब उसको स्टेट में भी जान गए फिर क्या करेगा, वो इंटरनेशनली क्या करेगा, अपना नाम बनाएगा। ऐसे बनते हैं डॉन। अब मैं आपको डॉन नहीं बना रहा, बट फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं कि कभी आप ब्लेड ब्लेड लेके निकल पड़ो और मेरे पे स्ट्राइक पड़वा दो मेरी वीडियो पे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके दिमाग में अभी क्लिक होना चाहिए कि अगर वो जो डॉन है, अगर वो सीधा इंटरनेशनली कर ले, या शॉर्टकट पकड़ सकता है कि सीधा इंटरनेशनली मर्डर मार के आया, तो क्या मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। उसके पीछे रीजन क्लियर होना चाहिए कि ना तो यार उसके पास इतना पैसा कि वो इंटरनेशनली पहुंच पाए, ना तो उसके पास इतने लड़के, ना उसके इतने बंदे। अब वो बंदे भी कैसे लेके जाएगा, वो थोड़ी लेके जाएगा कि यहाँ पर ब्लेड छुपा लिए, यहाँ ब्लेड छुपा लिए। भाई अगर इंटरनेशनली उसको जाना है तो एकदम सूर्या भाई की तरह एकदम बढ़िया कोट वोट पहन के, उसके जितने भी बंदे हैं वो भी बॉडीगार्ड वगैरह जितने भी उसके है, काला कोट वगैरह पहन के एकदम गन लेके, तभी तो लेके जा पाएगा। भाई डॉन लगना भी तो चाहिए ना इंटरनेशनली। ऐसा तो नहीं लेके जाएगा, आपके जेब को तो थोड़ी लेके जाएगा कि ब्लेड मार रहे हो चला रहे सीधा बंदूक। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर वो डॉन चंदू क्या कर रहा है, इंटरनेशनली जा ही नहीं पाएगा, ना इंटरनेशनली डॉन बन पाएगा। तो सबसे पहले उसको अपने एरिया में धाक बनानी पड़ेगी। तो यही मिलिट्री एक्सपीडिशन होता है। यही समुद्रगुप्त ने समझा कि पहले अपने आसपास के एरिया को हराया, फिर डेक्कन में गया युद्ध करने। देखो डेक्कन का अब तक का ये ऐसा रूलर था, अब तक कोई ऐसा नहीं था कि जो डेक्कन में जा सके युद्ध करने। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सीधा रीजन ये है कि जो डेक्कन की जो ज्योग्राफी है, कल्चर है, बिल्कुल अलग है। यार आप नॉर्थ में बिल्कुल क्या कर रहे हो, दाल मखनी खा रहे हो, बढ़िया से नान वान खा रहे हो, और अगर आप साउथ में चले गए तो वहां पर क्या है,
इडली डोसा आपका दिमाग खराब हो जाएगा यार। मैं कह सकता हूँ कि आप नॉर्थ वॉर्थ में घूमने चले जाओ, आपको मजा आ जाएगा, बट आप साउथ में 10 या 15 दिन के लिए जाके दिखा दो, मेरी गारंटी है कि आपका मन भर जाएगा और आपको दिमाग खराब हो जाएगा। तो उस टाइम भी ये हुआ करता था कि जो डेक्कन पे कोई राज नहीं करता था, डेक्कन में जाना नहीं चाहता था कोई, बट समुद्रगुप्त डेक्कन में गया और इस वजह से क्या हुआ, ये बहुत महान राजा भी बना कि इसने डेक्कन की पॉलिसी, मिलिट्री एक्सपीडिशन बहुत अच्छे से निभाया। समझ आ रहा है? मैं भी आपको समुद्रगुप्त को पढ़ा रहा हूँ, समुद्रगुप्त के बारे में फैक्ट्स नहीं पढ़ा रहा, मैं समुद्रगुप्त को भी पढ़ा रहा हूँ कि समुद्रगुप्त क्या था। तो इसने मिलिट्री एक्सपीडिशन बहुत अच्छा करा था। क्यों? क्योंकि इसने पहले अपने आसपास के एरिया को हराया, फिर क्या किया, फिर ये डेक्कन में गया अच्छे से युद्ध लड़ने और वहां पर ये जीत के भी आया। अब जब वहां पर जो जीत के आएगा, जब इसका नाम हो जाएगा पूरे उसमें, तो क्या होगा भाई, ये बड़ा रूलर अपने आप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टैक्स आने लग जाएगा। इसके पास फिर जैसे वो डॉन चंदू जब इंटरनेशनली बन जाएगा तो किसी को भी फोन कर सकता है, हेलो हाँ भाई चंदा इतना पहुंचा दे, इतना हफ्ता पहुंचा दे, तो वो देंगे भी। क्यों? क्योंकि डरेंगे। अगर कोई एक जेब कतरा है, वो जेब कतरा गया भाई चंदा पहुंचा दे, तो उसको मार मुड़ के भगा देंगे, उसकी बेइज्जती अलग हो जाएगी कि भाई ये, फिर उसको कहेंगे ये तो नशेड़ी है, तो चरसी है, तो ऐसे ही आ गया, है ना, तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। और एक इंटरनेशनल डोन कॉल करेगा तो भाई बाबूजी हम अभी बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। तो समुद्रगुप्त ने भी यही करा कि बड़े बड़े डेक्कन में जीत के आ गया और क्या करा, टैक्स की पॉलिसी फिर उसने अपनाई, कहा कि भाई मेरे को टैक्स देते रहना, जितने भी रूलर हो तुम रहो, बट तुमने 3 2 5 करी तो मैं वापस आऊंगा, फिर तुम्हें मारूंगा, याद रखना। ये खिलजी ने भी सेम करा था, खिलजी को हम पढ़ाएंगे, ठीक है, बट समुद्रगुप्त से आप सीखो कि इसने क्या करा था, डेक्कन में जितने भी रूलर को हराया, ये वहीं क्या करके आ गया, उनको ही कहा कि आप राज करो, बस दुआओं में याद रखना। दुआओं में याद का मतलब हफ्ता वगैरह या टैक्स वगैरह जितना भी है अच्छे से भिजवाते रहना। तो ये था समुद्रगुप्त कि समुद्रगुप्त ने मिलिट्री एक्सपीडिशन बहुत अच्छे से निभाया। फिर देखो यार, अब आपके पास आपने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकाल लिया, आपने जो मन था आपका, जो सा गवर्नमेंट जॉब का मन था वो आपने एग्जाम निकाल लिया, फिर क्या करोगे, फिर या क्लबों में जाओगे, पार्टी करोगे। तो फिर समुद्रगुप्त ने भी यही करा, जब इतना सारे क्या करा, युद्ध वुद्ध वगैरह जीत गया, फिर इसने क्या करा, गिटार बजा रहा है भाई साहब, गिटार बजा रहा है, कवि राज, कवि बन गया, किताबें लिख रहा है। तो ये चीज थी समुद्रगुप्त के बारे में। अब बच्चे इसको रटते हैं कि भाई समुद्रगुप्त का जो टाइटल है वो कवि राज है, समुद्रगुप्त का टाइटल है कवि राज है। अरे भाई रटना नहीं है, आप राजा को जानो ना कि अच्छे से युद्ध वुद्ध करके जीत गया बढ़िया से, तो क्या करेगा लास्ट में, गिटार विटार बजाएगा, तानपुरा बजाएगा अपना। तो इसलिए इसका टाइटल क्या पड़ा, कविराज। इसलिए मैंने आपको अभी बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि जो कविराज इसने टाइटल लिया था वो बाद में लिया था, जब ये फेमस रूलर बन गया था, फेमस किंग बन चुका था अपने एम्पायर का। तो ये कविराज जो इसने टाइटल था बाद में लिया था। तो इसके आई होप कि समुद्रगुप्त के बारे में आपने जाना होगा, समुद्रगुप्त को समझा होगा। अब उसके फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं, आप देखना कि 1 बाय 1 करके कैसे आपको याद होता है, मेरी गारंटी है। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ दिस डायनेसिटी, मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त जो है वो इस डायनेसिटी का बहुत ग्रेटेस्ट किंग रहा है। नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किसने, विंसेंट स्मिथ ने। अभी ये जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने क्या करा था, कुछ किताबें पढ़ी थी, राजाओं को समझा था। तो जब राजा के बारे में पढ़ रहा था ये विंसेंट स्मिथ, तो क्या करा था, समुद्रगुप्त को इसने नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा था। अब समुद्रगुप्त का जो हमें जिक्र मिलता है वो कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में, जो इलाहाबाद पिलर में है, जो कंपोज करी थी हरिसेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बताओ प्रयाग प्रशस्ति किसने कंपोज करी थी, हरिसेन ने। हरिसेन इसका कोर्ट पोएट हुआ करता था जो उसने कंपोज करी थी। अभी प्रयाग प्रशस्ति कहां पर है, इलाहाबाद पिलर में। ये क्या है आप पूछ सकते हैं भाई, समुद्रगुप्त का जिक्र कहां पर है, प्रयाग प्रशस्ति में। समझ आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका जिक्र क्या है और किसने कंपोज किया था। अभी मैंने बताया फेमस फॉर मिलिट्री एक्सपीडिशन। अगर देखो मैं अगेन बता रहा हूं, अगर मैं डायरेक्ट इसके फैक्ट्स पढ़ा रहा होता जो अदर यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं तो क्या होता, आप उसके लाइक करते, कमेंट करते। बट मैं आप पे एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं, एक्स्ट्रा वो कर रहा हूं कि जो गलतियां मैंने करी है यार अपने जीवन में, वो गलती आप ना करो। अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाते तो मैं अपनी कहानी बताऊंगा। मेरा जीवन बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है यार, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत उतार चढ़ाव वाला जीवन मेरा रहा है। आज मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है, इतना मेरा बुरा हाल आ चुका है, बट फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, घबरा नहीं रहा। मैं चाहूं तो गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूं, बट मेरा गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं यार, मैं लाइफ में उड़ना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में उड़ना यार, मैं बिल्कुल अपना जीवन ऐसा नहीं करना चाहता कि सुबह 10 बजे जा रहा हूँ, 4 बजे आ रहा हूँ। ये एक बेकार लाइफ है, ये ऑर्डिनरी लाइफ, मेंटोस लाइफ जीना चाहता हूँ यार मैं, कि मेरे को लोगों से कनेक्ट होना अच्छा लगता है, मुझे लोगों के बारे में जानना अच्छा लगता है, मुझे अपने व्यूज, लोगों के व्यूज जानना अच्छा लगता है। जब मैं 12th क्लास में था उसके बाद ही मैंने जान लिया था कि यार मुझे टीचर ही बनना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मैं टीचर हूँ और टीचर बन के ही रहना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इतने गंदे हालत चल रहे हैं मेरे, फिर भी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं करता रहूँगा। ये मेरी जिद है, वो अपने से जिद है।
तो आप मोटिवेट हो यार, किसी से तो मोटिवेट हो जाओ। मैंने हमें एक पहली वीडियो में बताया है कि मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता, अपने माँ बाप को देख लो अगर रियल मोटिवेशन चाहिए। बट किसी इंसान से आप जुड़ के, या किसी इंसान को अगर आप देखना चाहते हो तो उससे भी मोटिवेशन मिल सकता है। तो आप मेरे को देखिए कि कैसे संघर्ष होता है, कैसे नहीं होता। फिर भी मेरे पास बिल्कुल भी स्टूडियो के लिए पैसे नहीं है कि मैं, आप दो बच्चों ने मेरे को बोला था कि सर आप स्वेटिंग में पूरे भीगे रहते हो तो इससे बढ़िया एक माइक ले लो। नहीं है यार पैसे, क्या करूं, करना पड़ता है। पूरा सपोर्ट करो यार, मेरी वीडियोस को लाइक करो ताकि कुछ आप आगे चलूं मैं। और मैंने बहुत कुछ सोच रखा है बच्चों का कि यार बच्चों के साथ एक सिटिंग सेशन लेंगे, जो बच्चा प्रॉब्लम में, जो डिप्रेशन में, मैंने बहुत कुछ सोचा है और डेफिनेटली हम करेंगे, बच्चों की पूरी हेल्प करेंगे। बट बच्चों की हेल्प करने से पहले मैं एबल होना चाहिए बच्चों की हेल्प करने के लिए। समुद्रगुप्त पे आते हैं कि समुद्रगुप्त मैंने आपको बताया था कि फेमस फॉर मिलिट्री एक्सपीडिशन। देखो मैंने आपको पहले बता दिया, अब कितना इजी लग रहा है। इसने डिफीटेड 9 रूलर ऑफ आर्यव्रता। आर्यव्रत क्या है, जो गंगा जमुना का जो चारों तरफ का एरिया होता है इसको आर्यव्रत बोलते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि डॉन चंदू को अगर इंटरनेशनल डॉन बनना है तो सबसे पहले अपने एरिया में अपनी धाक बनाएगा। तो वही है, इसने अपने आर्यव्रत के 9 रूलर को हराया, मतलब गंगा जमुना के चारों ओर जहां पर इसका राज था वहां पर पहले इन्होंने रूलर को हटाया। फिर क्या गया, दक्षिण पथ अभियान इसने करा, 12 रूलर को वहां पर हरा के आया। दक्षिण डेक्कन की पॉलिसी इसने अच्छे से अपनाई। फिर इसने क्या करा, परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ। जब ये अच्छे से जीत जात गया तो भैया भाई साहब आता है, फिर घोड़ा छोड़ता है कि चलो भैया आप देखते हैं कि आप अपनी पावर को टेस्ट करी जाए। तो घोड़ा छोड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे बनता है कि कंटेम्प्रेरी रूलर था मेघवन, मतलब श्रीलंका में एक राज कर रहा था रूलर मेघवन, तो उसका कंटेम्प्रेरी रूलर था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, तो मैंने आपसे साझा किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के में एक दो बारे और फैक्ट है कि समुद्रगुप्त के बहुत सारे सिक्के भी मिले हैं जिसमें ये क्या कर रहा है, गिटार बजा रहा है, ठीक है, पोइट पढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब ये कवि कब बन गया, जब भाई इसके पास लास्ट में, जब आपने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने यूपीएससी अपनी ड्रीम जॉब पा ली तो लास्ट में क्या करोगे, पार्टी करोगे। तो भाई समुद्रगुप्त भी पार्टी करेगा। तो कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भाई ऐसा रूलर जिसके गिटार, या जिसको जो खुद गिटार बजाते हुए सिक्कों पे दिख रहा है, वो कौन सा रूलर है, तो वो समुद्रगुप्त भी है। और क्यों है, क्यों का आंसर आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों दिख रहा है, तो वो मैंने आपको बताया। तो ये था समुद्रगुप्त। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट रूलर के बारे में हम बात करेंगे। सो जो नेक्स्ट रूलर हमारे पास है चंद्रगुप्त 2। इसका टाइमलाइन है 380 से लेकर 414 एडी। आप चंद्रगुप्त को पढ़ने से पहले चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। भाई चंद्रगुप्त मौर्य को आप सब लोग जानते हैं, ये मौर्य चंद्रगुप्त 2। चंद्रगुप्त 2 को आप सब लोग जानते हो, ये वही चंद्रगुप्त है विक्रमादित्य, जो आपने विक्रम और बेताल की कहानी सुनी होगी, ये वही विक्रमादित्य है, वही चंद्रगुप्त 2 है। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम विक्रमादित्य भी है। ठीक है, विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्य के समान तेज। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया चंद्रगुप्त 2 क्या है। विक्रमादित्य इसको आप जानते हो, बेताल भट्ट जो आपने देखा होगा, या आपने बचपन में बहुत सारी इसकी स्टोरी देखी है। तो ये वही और कोई भी नहीं है। तो चंद्रगुप्त 2 एक ब्रेव रूलर रहा है। ये भी एक, इसकी भी एक ख्याति रही है, इसका भी एक नेम, एक फेम रहा है। बट हाँ, अपने पापा समुद्रगुप्त के जितना ये इसका नेम फेम नहीं रहा। रीजन, इसका रीजन ये है, इतना क्लियर है इसका जो रीजन है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जिसने मिलिट्री एक्सपीडिशन और मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत अच्छे से निभाई है, ये दोनों को बैलेंस करके चला है, वही एक महान रूलर बना है। तो भाई साहब ने मैट्रिमोनियल अलायंस तो बहुत अच्छे से निभाई, भाई चल रहा है अपने खानदान के वंश पे, क्योंकि गुप्ता रूलर पूरा ही मैट्रिमोनियल अलायंस पे आधारित है। तो इसने हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपने चंद्रगुप्त को जाना, बोल्ड रूलर रहा है, नेम रहा है, फेम रहा है, तो मैट्रिमोनियल अलायंस भी रहे। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त 2 मैंने आपको बताया, इसका टाइमलाइन बताया। विक्रमादित्य इसका पहला टाइटल है। साकारी के बारे में हम ये जानेंगे क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं है, वन बाय वन बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। इसका जो जिक्र मिलता है हमें कहाँ मिलता है, इसका जो सोर्स है, मैंने अभी आपको हमेशा बताया था कि हिस्ट्री में आपको पढ़ने से पहले आपको सोर्स पता होना चाहिए कि भाई जिस रूलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसका सोर्स कहाँ है। और एसएससी का फेवरेट है ये टॉपिक कि भाई इसका सोर्स कहाँ से है। तो मेहरौनी आयरन पिलर पे इसका पता है, जो कि दिल्ली में है, और इसकी इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्तम रिटन बाय विशाख दत्त, मतलब इसके पोइट विशाख दत्त ने इसके ऊपर एक कविता लिखी है, मतलब एक बुक लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम रिटन बाय विशाख दत्त। मैंने बताया कि भाई गुप्त पीरियड पूरा ही मैट्रिमोनियल अलायंस से भरा पड़ा है। तो मैट्रिमोनियल अलायंस को पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ये क्या करता है, कुबेर नागा से शादी करता है। देखो चंद्रगुप्त को पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना भूल गया, इसके बारे में हिस्ट्री जानेंगे कि चंद्रगुप्त आया कैसे, तो चंद्रगुप्त रूलर कैसे बना। चंद्रगुप्त से पहले एक रूलर था रामगुप्त, इसका ही भाई था। तो रामगुप्त एक कावर्ड किंग था, एक कायर था। तो जब साकारी मतलब एक फॉरेन वो इन्वेडर चाहिए, जब वो हमला करते हैं तो जो रामगुप्त है वो उनसे हाथ मिला लेता है, सरेंडर कर देता है, कहता है कि भाई मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त को बहुत खुंदक आई यार,
बहुत खून देखा है कि इतना बड़ा रूलर, इतना बड़ा एम्पायर का बड़ा रूलर, और किसको सरेंडर कर रहा है? साकारी को, जो कि भेड़ी है, जो कि ये इन्वेडर्स है, घुसपैठी है इन गुंडों को। यार बताओ कैसी ख्याति है। चलो चंद्रगुप्त टू तब भी कुछ नहीं बोला कि सरेंडर वेरेंडर कर दिया। अब आगे की कहानी सुनना। तो रामगुप्त हद पार कर देता है, जो बहुत शर्मसार बात है। ये अपनी वाइफ को भी क्या करता है? सरेंडर कर देता है सरकारी के हाथ में। ठीक है, जो उसकी वाइफ है ध्रुव देवी, उसके हाथ में भी ये क्या करता है? सरेंडर कर देता है। तो भाई चंद्रगुप्त दो को ना बहुत ज्यादा खुंदस आ जाती है कि यार इतने तो हद ही पार कर दी, इसका तो दिमाग खराब हो गया, कर क्या रहा है ये? भाई मेरा भाई है, इतना बड़ा कर क्या रहा है? इतना बड़ा कावड़, इतना बड़ा मेंटल है क्या ये क्या करता है? ध्रुव देवी की ड्रेस पहन के चंद्रगुप्त टू ध्रुव देवी की ड्रेस पहन के ये उसमें पालकी जो होती है उसमें बैठ जाता है, और जैसे शक रूलर के पास जाती है ध्रुव देवी, मतलब यही चंद्रगुप्त टू, तो वैसे क्या करता है? हमला करता है और उनका गला भी काटता है। तो ये थी चंद्रगुप्त टू की कहानी। ये चंद्रगुप्त टू कैसे रूलर बनता है, और फिर ध्रुव देवी से शादी भी करता है, और रामगुप्त को खुद ही मार देता है, कहता है कि तू कावड़ है, और उसका गला कत्ल कर देता है चंद्रगुप्त टू। यहाँ से ये रूलर बन जाता है। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके मैट्रिमोनियल अलायंस रहे थे। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कुबेर नागाओं की प्रिंसेस कुबेर नागा से शादी करता है नॉर्थ वेस्ट। अब आप उसका दिमाग देखना, सबसे पहले अपनी शादी करता है। क्यों? क्योंकि भाई नॉर्थ वेस्ट, मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्ट से सिल्क रूट जा रहा है, सिल्क रूट जा रहा है भाई। जिसके पास सिल्क रूट है यानी कि उसका ट्रेड अच्छा है, व्यापार अच्छा है, और व्यापार अच्छा है तो उसके पास धन अच्छा है, और धन अच्छा है तो मिलिट्री भी अच्छे से रख सकता है वो, और मिलिट्री अच्छे से रख सकता है तो यानी कि वो एक रेस में आगे आ गया कि एक बड़ा रूलर बनने के लिए। तो भाई नॉर्थ वेस्ट में शादी करता है कुबेर नागा से। इसका दिमाग देख रहे हो, सिल्क रूट वहां से निकलता है। अब इसकी बेटी होती है प्रभावती, कुबेर नागा की डॉटर होती है प्रभावती, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू। और ये किससे शादी करता है भाई? डेक्कन में एक डायनेसिटी राज कर रही थी, वकाटक, बहुत खतरनाक डायनेसिटी थी ये भी। तो उससे संधि करने के लिए वकाटक के रूलर रुद्रसेना टू से क्या करता है? अपनी बेटी की शादी करता है। देख रहे हो भाई कैसे मैट्रिमोनियल अलायंस बना रहा है। मैंने बताया था कि गुप्ता पीरियड को अगर आपको पढ़ना है तो मैट्रिमोनियल अलायंस को आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुद्रसेना टू से शादी करता है। अब आप देखो जरा मेरे भाई, अब बात सुनो आप, कि नॉर्थ वेस्ट भी जीत लिया, धन भी आ गया। वकाटक डेक्कन में साउथ में जाके क्या कर दिया? इसने शादी भी कर दी अपनी बेटे की। अब क्या करेगा? ही डिफीटेड शाक रूलर रुद्रसीमा एंड वोन गुजरात। अब देख रहे हो, अब रुद्रसीमा जो शाक रूलर था उसको हराता है रुद्रसीमा को, जो कि वेस्ट में, वेस्ट भी अपने अंडर में ले लेता है। देखो डायरेक्ट वेस्ट में नहीं गया ये, आप देखना जरा, डायरेक्ट वेस्ट में नहीं गया। वैसे ही ये सबसे पहले धन फिर पावर। मैंने आपको बताया कि जो दोनों राजा जो महान होता है, एक मैट्रिमोनियल अलायंस और मिलिट्री एक्सपीडिशन बहुत अच्छे से निभाता है। और आगे चल के आपको मैं बताऊंगा कि मिलिट्री एक्सपीडिशन कैसे अच्छा बन सकेगा। थोड़ा बता देता हूँ, मिलिट्री एक्सपीडिशन तभी अच्छा बन सकता है जब आपके पास धन है और आपके पास दिमाग है। तो देखो धन इसने ले लिया, शादी इसने कर दी, दिमाग तो है ही इसके पास, बचपन से दिमाग था इसमें। तो भाई ये इतना बड़ा रूलर बन गया कि ये वेस्ट में जाके रुद्र सीमा को हराता है और गुजरात को जीत लेता है। देख रहे हो, यही आपका एसएससी का एग्जाम है। आप हिस्ट्री से सीखो यार, हिस्ट्री को कोई ऐसे नहीं पढ़ाएगा आपको, हिस्ट्री सीखने के लिए ही है। हिस्ट्री से मोटिवेशन सब्जेक्ट और कोई हो ही नहीं सकता। हिस्ट्री को वो नहीं पढ़ते, वो आपकी अलग बात है। हिस्ट्री अपने आप में एक मोटिवेशन है। आप समझो, देखो अगर आपको एसएससी सीजीएल निकालना है तो सबसे पहले आपको धीरे 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 करके क्या करना पड़ेगा? हर एक सब्जेक्ट को हराना पड़ेगा। पहले मैथ्स हरानी पड़ेगी, रीजनिंग हरानी पड़ेगी, इंग्लिश हरानी पड़ेगी, फिर आपको जीके हरानी पड़ेगी। ऐसे करते करते फिर आप लास्ट में क्या कर लोगे? सीजीएल हरा दोगे। तो यही है हिस्ट्री, और यही है आपका एसएससी सीजीएल, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मेरी बात मानो जरा, ठीक है? तो इसने भी क्या करा, आप इसको रट लो या दिमाग लगा लो कि इसने मैट्रिमोनियल अलायंस लगाई। देखो चंद्रगुप्त के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, रट नहीं रहे, कि चंद्रगुप्त ने सबसे पहले कुबेर नागा नॉर्थ वेस्ट में शादी करी ताकि उसके पास धन आ जाए। जब धन आ जाएगा तो क्या करेगा? उसने मैट्रिमोनियल अलायंस अपनाए, वकाटक रूलर से शादी करवा दी, जो रुद्रसीमा था, रुद्रसेना टू, उससे शादी करवा दी। ठीक है, अपनी बेटी की, दोनों जगह आ गया। वेस्ट में गया, किसको हराया? शाक रूलर रुद्र सीमा को हराया। रुद्र सीमा को हराने के बाद गुजरात को अपने अंडर में ले लिया, यानी कि अब इसके हाथ में डेक्कन भी है, अब इसके हाथ में वेस्ट भी है। अब ये नॉर्थ में तो गुप्त एम्पायर था ही, तो देखो रहे हो कितना बड़ा वो हो गया। इसने इशू सिल्वर कॉइन आफ्टर गुजरात। ठीक है भाई, इसने जब ये गुजरात से जीत के आया तो भैया खुशी में क्या करता है? चांदी के सिक्के चलवाता है गुजरात के करने के बाद। और जब ये साक्य रूलर को हराता है तो तभी क्या कर लेता है? टाइटल लेता है साकारी। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा और आप चंद्रगुप्त टू के बारे में जान गए होंगे। नेक्स्ट रूलर के बारे में पढ़ते हैं, बने रहिए मेरी वीडियो में। तो अभी हमने चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ा, उसके थोड़े इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ते हैं। कि चंद्रगुप्त टू के दरबार में फायन आया था, जो फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था, और पर्पस क्या था? बुद्धिस्ट टीचिंग। तो यार चाइना के बारे में तो हम क्या ही बात करें, सी फॉर चाइना, सी फॉर कॉपी। ठीक है, तो चाइना ट्रेवल तो है ही ऐसे कि आते हैं,
भागने से आते हैं और चीजें कॉपी करके और आज इतने बड़े बन चुके हैं। जैसे कि हमारे इंडियन में वो चुगलखोर आंटी नहीं होती, भागने से घर में घुस जाती है चीनी वीनी के लेने से, और आधे घंटे बाद चुगली वगैरह करके सारी चीजों को कॉपी करके बाहर निकलती है। तो वही चुगलखोर आंटी। तो सी फॉर चुगली भी आंटी हो गया। तो सी फॉर चाइनीज, सी फॉर चुगलखोर आंटी और सी फॉर कॉपी। ठीक है, तो आप लर्न कर सकते हो इससे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि चंद्रगुप्त टू के दरबार में 9 नवरत्न बैठे करते थे, और सिर्फ 2 ही राजा के दरबार में 9 नवरत्न हुआ करते थे, एक अकबर और एक चंद्रगुप्त टू। तो पढ़ लेते हैं बारी बारी। डिटेल में क्वेश्चन आता है, डीप में क्वेश्चन आता है एसएससी जीएल में। तो अमर सिम्हा जो पहला जो नवरत्न है, इसने क्या करा है, इसने अमरकोश, ये संस्कृत के वोकेबुलरी लिखता था बेसिकली। तो जो फेमस संस्कृत वोकेबुलरी रही है अमरकोश, तो इसने ही लिखी है अमर सिम्हा ने। तो अमर से अमर आप मिला सकते हो, अमर से अमर मिला सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो था वो धनवंतरी। धनवंतरी का मतलब ग्रेट फिजिशियन, डॉक्टर। हरिसेन मैंने आपको बता दिया, हरिसेन बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद की परिस्थिति भी इसने ही लिखी है। कालिदास, कालिदास को तो कौन नहीं जानता, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, और इसने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले लिखे है। ठीक है, तो देख लेना कालिदास। और जो वारामिहिर, अब वारामिहिर क्या है, ये भी एक एस्ट्रोलॉजर था। शपनक, ये भी क्या है, एस्ट्रोलॉजर है। और वारुचि, ये भी संस्कृत का महाविद्वान स्कॉलर रहा है। ठीक है, वेताल भट्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, मैजिशियन जो हमेशा चंद्रगुप्त टू के विक्रमादित्य के कंधे पे चढ़ा रहता था। और एक शंकु, शंकु आर्किटेक्चर रहा है किसका, चंद्रगुप्त टू का। तो ये थे 9 नवरत्न, और चंद्रगुप्त टू इसके साथ आपका खत्म होता है। जो 2-3 इंपॉर्टेंट रूलर है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे ये, बना रहिए आप वीडियो में। तो बचे हुए रूलर की बात कर लेते हैं, जिसमें आते हैं हमारे कुमारगुप्त। 415 से लेकर 455 एडी तक इनका टाइमलाइन है, और इनका टाइटल है महेंद्रादित्य। ठीक है, इनके बारे में फैक्ट्स क्या याद रखने हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है कि जिसके बारे में मैं आपको किंग के बारे में डिटेल में बताऊं। जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे उनके बारे में ही मैंने किंग के बारे में डिटेल में बताया है। तो जो ये वर्शिप करते थे कार्तिकेय की, तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। मानसो इंस्क्रिप्शन में इनका जिक्र है। तो जितने भी इंस्क्रिप्शन है ना यार, इनको रट लेना। इन्होंने क्या करा था, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टेबलाइज नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी समझ रहे हो यार, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या करा था, स्टेबलाइज करा था। दूसरा जो रूलर आ जाता है वो आ जाता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की जो टाइमलाइन है वो 455 से लेकर 467, 455 टू 467 एडी। इनके बारे में क्या है, लास्ट ग्रेट रूलर थे, इसके बाद कोई बड़े रूलर नहीं है। इन्होंने हूंस, जो नोमैडिक ट्राइब थी, हूंस क्या है, हूंस जैसे कि बाहुबली में आपने वो मूवी देखी थी, जितने भी वो बेकार से रूलर थे जो जानवर वगैरह इंसान को भी खा जाते थे, वो हूंस होते थे। तो स्कंदगुप्त ने हूंस को हराया है। ठीक है, तो स्कंद से अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, तो स्कंद से क्या बन रहा है, स्कंद गंध, स्कंद गंध। तो स्कंद ने गंध हूंस को क्या करा, हराया। और इसने सुदर्शन लेक, जो गंध हो गई थी सुदर्शन लेक, उसको क्या करा, रिनोवेट करवाया। और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में क्या करा है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में इन्होंने, इनका जिक्र है, जो कि प्योर संस्कृत में एक इंस्क्रिप्शन है, जो प्योर संस्कृत में लिखी गई है, वो जूनागढ़ की रॉक इंस्क्रिप्शन है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि स्कंदगुप्त के बारे में। और इसका जो लास्ट किंग है वो विष्णुगुप्ता, जो कि काम का नहीं है, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। तो गुप्ता एम्पायर आपका खत्म होता है। और गुप्ता एम्पायर खत्म होने के साथ साथ गुप्ता एम्पायर से इसको गोल्डन एज भी कहा गया है। गोल्डन एज, क्योंकि अभी तक किसी भी एम्पायर को गोल्डन एज नहीं कहा गया, बट गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे आर्किटेक्चर बहुत फेमस हुए, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी, बहुत सारे महल बन रहे, बहुत मतलब पोएट्री लिखी जा रही है, तो इसलिए गोल्डन एज कहा गया है, मतलब स्वर्ण युग। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया, आर्किटेक्चर है, पोएट्री लिखी जा रही है, लोग बात कला, आर्ट एंड कल्चर इनका बढ़ रहा है। तो इसको हम एक डिटेल में पढ़ेंगे कि जो उसका गोल्डन एज है वो किस प्रकार रहा। फिलहाल गुप्ता एम्पायर आपका यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा फिर गोल्डन एज के ऊपर, या